प्रश्न गद्यांश दिया गया है। यहाँ पर पहला प्रश्न जो है दिया गया है और इससे आपको उत्तर करना है इस पैसेज के माध्यम से। तो एक बार हम पैसेज पढ़ देते हैं और यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और इधर आपको पैसेज में से आपको आंसर करना है। तो एक बार हम पैसेज यहाँ पढ़ देते हैं। यहाँ दिया गया है, कोई पेड़ 1 वर्ष बाद ही मर जाता है। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र हैं। बीज ही छाग वृक्ष की संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है। फूल की तरह सुगंध चीज और क्या है, जरा सोचो। गाछ वृक्ष तो मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगार ग्रहण करते हैं, फिर इस अनुरूप अपरूप आदान से किस तरह से ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। कथा सुनी होगी पारस पत्थर की, जिसके परस से लोहा सोना हो जाता है। ममता का परस पाते ही मानो माटी व अंगार फूल बन जाते हैं। खुशी के मौके पर हम प्रफुल्लित होकर अपने प्रियजनों को आमंत्रित करते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर गाछ वृक्ष भी अपने बांधवों को बुलाते हैं। मधुमक्खी व तितली आती हैं। पतंगों पक्षियों से डर से दिन में बाहर निकलते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने के खातिर फूल चारों तरफ से सुगंध फैला देते हैं। तो ये रहा पैसेज। आपको आंसर यहाँ पर करना है। प्रश्न क्या कह रहा है, फूल शाम होते ही चारों तरफ सुगंध किस लिए फैला देते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए, या पक्षियों को आमंत्रित करने के लिए, या तितलियों को रस पान कराने के लिए, या पतंगों को आमंत्रित करने के लिए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा पहला का, तो चौथा सही हो जाएगा। जो है यहाँ पर जो सार निकल कर आता है वो करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा पतंगों को आमंत्रित करने के लिए जो है फूल शाम होते ही चारों तरफ अपने सुगंध फैला देते थे, पतंगों को आमंत्रित करने के लिए। तो यहाँ पहले का चौथा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 पूछा गया था इस पैसेज से कि अपरूप विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर बताना है मिट्टी के लिए, या बीज के लिए, या पत्थर के लिए, या पेड़ के लिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी के लिए जो है अपरूपण का विशेषण लिए प्रयुक्त हुआ है इस पैसेज के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, जीवन के लिए पारस मणि की संज्ञा किसे दी गई है। आपको बताना है ममता स्नेह को, मिट्टी आयु को, या गाछ वृक्ष को, तो या आहार जल को। तो इसका सही तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा पहला ही, ममता स्नेह के लिए जो है दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ममता परस को पाते ही मानो माटी फूल अंगार बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ममता स्नेह जो है सही उत्तर हो जाएगा तीसरा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था यहाँ पर, विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं। अंगारक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आपको बताना है अंगारक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, धूप के लिए, या ऑक्सीजन के लिए, या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, या वाष्प के लिए। तो यहाँ पर अंगारक जो है शब्द प्रयुक्त हुआ है किसके लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो है ये यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, परस का अर्थ है। परस का अर्थ आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा, सामीप्य होगा, या सहयोग होगा, या संगति होगा, या स्पर्श होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर जो हो जाएगा स्पर्श। परस का अर्थ होता है स्पर्श। यहाँ पर कुछ समानार्थी शब्द दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सामीप्य का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो निकटता होगा। और सहयोग का क्या होगा, तो सहायकता होगा। और संगति क्या होगा, मेल या मिलाप होता है जिससे संगति। और अतुल का क्या होगा, तो अनोखा होगा। आकांक्षा का क्या होता है, अभिलाषी होगा समानार्थी। उत्थान का क्या होगा, प्रगति होगा। तो इस तरह यहाँ पर कुछ समानार्थी शब्द दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इस पैसे से पूछा गया था, प्रफुल्लित में प्रत्यय बताना है। एक जो है ग्रामर से पूछा गया है। यहाँ पर प्रत्यय जो है ये होते हैं जो लास्ट में जुड़कर वाक्य के अर्थ बदल देते हैं। तो यहाँ पर प्रफुल्लित में और उपसर्ग होते हैं जो वाक्य के पहले लगकर। तो बताना है यहाँ पर प्रफुल्लित में त होगा, इक होगा, या इत होगा, या ता होगा। प्रफुल्लित इत आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तीसरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इत जुड़ा है, यहाँ पर कुछ प्रत्यय शब्द दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसके जुड़ने से यहाँ पर शब्द में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पठित, पठ इत में जुड़ने पर पठित हो जाएगा। व्यतीत, फलित, पुष्पित, एक प्रत्यय लगने से क्या होगा, साप्ताहिक, साहित्यिक, व्यक्तिक, आर्थिक, वैवाहिक, ये हो जाएगा आदि। और जैसे ता लगने से प्रत्यय क्या बनेगा, मानवता, कुशलता, उत्कृष्टता, एकता, गुणवत्ता, ये सब बन जाएगा। अक मतलब जैसे लेखक, पाठक, कारक, गायक, नायक, ये आ जाएगा। ईया में क्या हो जाएगा, जैसे छलिया, जड़िया, बढ़िया, घटिया, डिबिया, ये सब ईया प्रत्यय से लगने से बन रहा है यहाँ पर। आई में जैसे लड़ाई, सिलाई, पढ़ाई, बुनाई, कढ़ाई, ये आदि सब जो है प्रत्यय यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर दिया गया है, पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर स्प्रेड पैसे से बताना है आपको, पेड़ अपनी संतान छोड़ जाने के लिए क्यों व्यग्र रहते हैं। आपको बताना है अपना प्रभुत्व जमाने रखने के लिए, या जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, या मनुष्यों को लकड़ी देने के लिए, या अपनी संतान को भला करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दूसरा, जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए ये है पेड़ अपनी संतान छोड़ जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गाछ वृक्ष से तात्पर्य है। आपको बताना है यहाँ पर जलवायु, या बीज मिट्टी, या फल फूल, या पेड़ पौधे।
पौधे। तो गाछ वृक्ष से तात्पर्य इस पैसेज के माध्यम से सही उत्तर हो जाएगा इसका पेड़ पौधे, गाछ वृक्ष का जो है पेड़ पौधे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर गाछ वृक्ष के बारे में देख लीजिए क्या है इसका मतलब। गाछ वृक्ष का अर्थ होता है पेड़ पौधे से। हालांकि पेड़ पेड़ न सिर्फ हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि फल, लकड़ी, फाइबर, रबर आदि और भी कुछ सब कुछ प्रदान करते हैं। पेड़ से केवल हमें जो है ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि ये सब भी मिलता है। पेड़ पशुओं और पक्षियों के लिए आश्रय का भी काम करते हैं जो है पेड़ पौधे। और पेड़ न केवल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं बल्कि वाहनों और उद्योगों द्वारा उत्सर्जित विभिन्न हानिकारक गैसें भी का अवशोषण भी करते हैं और हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे और हमें ऑक्सीजन देते हैं। इतने फायदे होते हैं पेड़ से। तो जीवन में कम से कम 10 पौधे पेड़ तो आपके जीवन में लगाना ही चाहिए। पेड़ से इतने सारे लाभ है तो जरूर से लगाइए अपने पूरे जीवन मृत्यु में हर साल 1-2 पेड़ लगाइए आप लोग, बहुत ही लाभदायक होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था, फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है। गद्यांश में फूलों को सुंदर कहा गया है क्योंकि यहाँ पर बताना है आपको, वे गाछ वृक्ष की संतान हैं या पेड़ पौधे को सुंदरता प्रदान करते हैं या असुंदर वस्तुओं से जीवन प्राप्त करते हैं या बीज को सुरक्षित रखते हैं। तो यहाँ पर 9 का सही उत्तर आपको तीसरा हो जाएगा, असुंदर वस्तुओं से जीवन प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे फूल, ये भी यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला। अब यहाँ पर पद्यांश से दिया गया है, इस पद्यांश के माध्यम से आपको उत्तर करना है। हम एक बार पढ़ देते हैं। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सबसे उपयुक्त विकल्प आपको इसमें से चुनना है। तो यहाँ पर पैसेज दिया गया है पद्यांश का, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी की गाती हैं, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट से मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर की आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभो तुम याद तुम्हारी आती है, जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कहते आ जाती है, मैदानों में वन, बागों में वन, जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मुस्की ढोकर लाती है, हे जग के सृजनकार हार प्रभो तुम याद तुम्हारी आती है। इसका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है इस पैसेज के माध्यम से क्या भाव निकल कर आ रहा है। रचनाकार को प्रभु की याद कब आती है, आपको यहाँ पर बताना है कि जब घर में जब खुशियाँ आती है या वर्षा होने में भीगने पर या किसी आपदा आने पर या प्राकृतिक सौंदर्य देख कर। तो यहाँ पर 10 का सही उत्तर आपको बताना है, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर जो है प्रभु को याद आती है। तो यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 10 का चौथा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, खुशियों के गीत कौन गा रहा है, आपको बताना है इस पैसेज का सार क्या निकल कर आया है। तो कलियाँ गा रही हैं या लहरें गा रही हैं या चिड़िया या हवा। तो यहाँ पर खुशियों का गीत कौन गाते हुए आ रहा है उनके घर में, तो चिड़ियाँ गाती हैं सुबह उठकर। तो यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है यहाँ पर, रचनाकार प्रकृति के सौंदर्य को देखकर डैश है, आपको बताना है संतृप्त या चमत्कृत या तृप्त या अभिशप्त। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चमत्कृत, जो है रचनाकार जो है प्रकृति को सौंदर्य को देखकर चमत्कृत हो जाते हैं यहाँ पर देखकर। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द के बारे में। जैसे संतृप्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, दुखी, उदास और खिन्न हो जाएगा। और चमत्कृत क्या हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा, विस्मित हो जाएगा, चकित हो जाएगा, चौंका हुआ हो जाएगा। अभिशप्त का क्या हो जाएगा, शापित हो जाएगा, शापग्रस्त हो जाएगा। अंजाम का क्या हो जाएगा, नतीजा, परिणाम और फल, ये जो है अंजाम होता है। और इंसाफ का क्या हो जाएगा, न्याय, फैसला, अदल। और उत्कृष्ट क्या हो जाएगा, उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया, उद्मा और उम्दा। यहाँ पर कायर का हो जाएगा, काय पुरुष या डरपोक या बुजदिल। तो यहाँ पर ये है कुछ पर्यायवाची शब्द, याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपके सीटेट के एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है यहाँ पर, पद्यांश में प्रकृति किस लीला का उल्लेख नहीं है, किस लीला का उल्लेख नहीं है यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो इस 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा उल्लेख नहीं है, कलियों का खिलना या ओस का गिरना या हवा का बहना या चिड़ियों का चहकना। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर दूसरा, ओस का गिरने की बात नहीं कहा गया है, कलियों की इस पैसेज में कहा गया है, हवा का बहना का बात कही गई है, चिड़ियों का चहकना का कहा, तो ओस का गिरना का नहीं है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा, नहीं पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 पूछा गया है, किस पंक्ति में मानवीकृत करण अलंकार है, आपको बताना है कौन से वाक्य में मानवकृत अलंकार का प्रयोग हुआ है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम करती जाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल या जब तुम्हारी याद आती है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग होता है। तो पेड़ पौधे के लिए जो जब आता है तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग होता है। यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, जब कलियां दरवाजे खोल खोल कर आती हैं, तो इसका सही उत्तर तीसरा हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर मानवीकरण अलंकार के बारे में और उसके कुछ अन्य उदाहरण। तो यहाँ पर दिया गया है, कलियां दरवाजे खोल खोल में मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, जब प्राकृतिक वस्तुओं कैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीकरण भावनाओं का वर्णन हो या अन्य निर्जीव वस्तुओं का सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहाँ जो है मानवीकरण अलंकार आता है। जैसे फूल हंसने कलियां मुस्काई, जैसे अब कह रहा है फूल हंसे, तो फूल हंसता नहीं है, इसमें बात कहा जा रहा है मानवीकरण के, तो यहाँ पर जो है ये है। अब कुछ अन्य उदाहरण भी जान लीजिए, एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। उषा सुनहरे तीर बसाती
जय लक्ष्मी सी उदित हुई। और दूसरा दिया गया है मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो इसमें भी जब आए तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार होता है। सागर के ऊपर पर नाच नाच करती लहरें मधुर गान, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 इस पैसेज का लास्ट प्रश्न। ठंडी हवाएं अपने साथ क्या लेकर आती है? तो आपको बताना है उल्लास लेकर आई है या सुगंध या समृद्धि या प्रकाश। तो यहाँ पर 15 का सही उत्तर हो जाएगा पहला जो है उल्लास लेकर आई है। ठंडी हवा क्या लेकर आई है? उल्लास लेकर आई थी उस लेखक के घर में। तो यहाँ पर पहला उत्तर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द के बारे में, यहाँ से भी याद रखिए। उल्लास का विलोम क्या होगा? तो शोक होता है। सुगंध का क्या होता है? तो दुर्गंध होता है। समृद्धि का विनाश होता है। प्रकाश का अंधकार होगा। अनुरुक्त का विरुक्त होगा। प्राचीन का अर्वाचीन होगा। उत्कृष्ट का निकृष्ट का होता है। मित व्यय क्या कहा? अव्यय होगा। और सरस का क्या होगा? नीरस होगा। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, आप लोग याद रख लीजिए, यहाँ से भी पूछा जाता है खूब। तो चलिए अब बात करते हैं 15 क्वेश्चन पेडागॉजी का। मैसेज तो हमने करा दिया, 15 क्वेश्चन यहाँ पर पेडागॉजी का आप लोग भी करते चलिए, देखिए कितना सही होता है आपका। तो यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा सीखने का आकलन है? आपको बताना है लिखित परीक्षा या अवधि के अंत में परीक्षा या रचनात्मक आकलन या संकलनात्मक आकलन। तो यहाँ पर 16 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 14 जो है संकलनात्मक आकलन जो है ये सीखने के का आकलन होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, बहुभाषिकता है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि जितना संभव हो सके उतनी भाषाएं सीखना, या केवल मातृभाषा या घर की भाषा सीखना, या मातृभाषा घर की भाषा से आरंभ करके विद्यालय में और भाषाएं जोड़ने के लिए बढ़ना। अगला नेक्स्ट दिया गया है मातृभाषा से आरंभ करके अंग्रेजी भाषा की ओर बढ़ना तथा हाई स्कूल में अन्य भाषा जोड़ना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 17 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन संख्या तीसरा जो हो जाएगा, मातृभाषा जो है घर की भाषा या आरंभ में विद्यालय की ओर भाषाएं में जोड़ने। तो जो है बच्चे का फर्स्ट लैंग्वेज होता है मातृभाषा होना चाहिए, उसके मातृभाषा से सिखाना चाहिए, अन्य भाषाएं चाहे जितना जाने सीख सके बच्चा, पहला जो होता है मातृभाषा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुभाषिकता के बारे में। भिन्न प्रांतों के बच्चों द्वारा अलग अलग प्रकार की भाषा बोले जाने का भाषाई विविधता या बहुभाषिकता कहा जाता है। बहुभाषिकता भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो कई जैसे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ अलग अलग प्रकार के बच्चे आते हैं, कई भाषाएं, तो उनका जो है फर्स्ट लैंग्वेज जो है मातृभाषा, और कई उसके बाद ही अलग भाषाएं को विविधता दिया जाना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है यहाँ पर, सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है डैश। आपको बताना है यहाँ पर सीखने का व्यक्तिगत विशेषता, या सभी भी शिक्षार्थियों भाषाएं नहीं सीख सकते, या सीखना पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक घटना, या सीखना एक सामाजिक निर्मित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर सीखना एक जो है सामाजिक निर्मित है। तो जीवन पर्यंत चलने वाली अधिगम को सीखना कहते हैं, और यह एक समाज से ही द्वारा सीखा जाता है। और यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है यहाँ पर, एक शिक्षिका कक्षा 5 में अच्छा सुंदर बूढ़ा बुरा रंगीन बूढ़ा युवा आदि शब्दों वाले बहुत से वाक्य देती है, और जब शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वह विशेषता बताने वाले शब्द का नाम देती है, बाद में वह उन्हें और अधिक शब्द देती है तथा उनमें इन विशेषता पाने बताने वाले शब्दों को प्रयोग करने के लिए कहती है। अंत में शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करती है तथा कहती है कि वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। यह रणनीति क्या कहलाती है? आपको बताना है यहाँ पर व्याकरण की शिक्षण रणनीति, या सचेतना में वृद्धि, या विशेषण शिक्षण, या विषय वस्तु की आधारित व्याकरण। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा सचेतना में वृद्धि। जो है वहाँ पर शिक्षिका बता रही है उसको, इसलिए उसको सचेत कर रही है, तो यहाँ पर उसके सचेतना में वृद्धि करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर जो है 19 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, यानी 20, शिक्षार्थी एक अच्छे लेख के विकास के लिए कई चरणों से गुजरने के लिए उपागम कहलाती है। आपको बताना है यहाँ पर लिखने का उपागम, या राजकीय लेखन, या अध्ययन कौशल, या लिखने का प्रक्रिया उपागम। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा लिखने का प्रक्रिया उपागम, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 20 नंबर का चौथा लिखने का उपागम प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21, सीखने की प्रतिफल है। आपको बताना है वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए। आपको अगला दिया गया है यहाँ पर, भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं जो भाषा पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम में वर्णित है, या अध्ययन के दौरान शिक्षार्थी के संप्रेषण कौशल पर आधारित है, या वे प्रतिक्रियाएं हैं जिनके द्वारा शिक्षार्थी से प्रदर्शन की अपेक्षा की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या पहला, वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से दो उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? आपको ABCD में से बताना है। पहला दिया गया है उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों के सीखने को बेहतर करने के लिए है। सेकंड दिया गया है B नंबर, उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों के शिक्षण में बदलाव करने के लिए है। सी दिया गया है उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षार्थियों को समझने के लिए। या चौथा दिया गया है उपचारात्मक शिक्षण अभिभावकों के लिए कि वे जाने कि कुछ
शिक्षार्थियों की सुधार आवश्यक है। तो यहाँ पर जो है कौन सा पॉइंट सही है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 22 का। तो यहाँ पर केवल ए और बी सही है। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों के सीखने का बेहतर करने के लिए और उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों के शिक्षण में बदलाव करने के लिए, और ये जो है दोनों गलत है। तो यहाँ पर ए और बी सही हो जाएगा राइट आंसर, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इससे पहले यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण के कुछ प्रमुख उद्देश्य दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या होता है उद्देश्य उपचारात्मक शिक्षण के। तो कौशलों के लिए अध्ययन प्रक्रिया के दौरान त्रुटियों को सुधार करना जो है, और अगला दिया गया है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना या शिक्षार्थियों को सीखने को बेहतर बनाना, या अगला दिया गया है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों को पहचान कर उनका निदान करना, या अगला दिया गया है समुचित दिशा में विद्यार्थी विकास का मार्ग व्यस्त प्रशस्त करना, अगला दिया गया है शिक्षक के शिक्षण में आवश्यक बदलाव करना, या चौथा दिया गया है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कि समाज में स्वीकृत आदतों का परिमार्जन करना, अगला दिया गया है यहाँ पर विषय विशेष को सीखने में क्षमताओं को दूर करना। तो ये रहा कुछ जो है उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 23 नंबर दिया गया है। अपने प्रारंभिक वर्षों में बच्चे दीवार फर्श और कॉपी या उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। भाषा सीखने में यह अवस्था क्या कहलाती है आपको बताना है। स्क्रीलिंग या प्रारंभिक साक्षरता या लेखन कौशल या ग्राफिक्स विकास। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दूसरा, प्रारंभिक साक्षरता कहलाता है। जो है बच्चा जो है अपने पहले कॉपी में टेढ़ी खींची लाइन खींचता है, तो ये प्रारंभिक साक्षरता कहलाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन संख्या दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है यहाँ पर। यदि एक बालक किसी एक भाषा का अच्छा पाठक या अच्छी पाठिका है, तो वह अब दूसरी अथवा किसी अन्य भाषा का अच्छा पाठक हो सकता है जब वह दूसरी अन्य भाषा सीखता है, इसे जाना जाता है। तो आपको बताना है पठन क्षमता या पढ़ने की रणनीति या कौशल का अंतरण या उच्च स्तरीय कौशल। तो यहाँ पर 24 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन संख्या तीसरा हो जाएगा, कौशल का अंतरण जो है सही उत्तर। चलिए बात करते हैं आगे आगे 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। हिंदी भारत की डैश है। तो आपको बताना है हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है या सह राजभाषा है या शास्त्रीय भाषा है। तो ये जो है हिंदी भारत की जो है राजभाषा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। शिक्षार्थियों द्वारा लिखने पढ़ने में की गई त्रुटियों को समझा जाना चाहिए। ऑप्शन संख्या यहाँ पर दिया गया है उनके सीखने में बाधा या सीखने के लिए संकेत या भाषा सीखने में समस्या त्रुटि सुधार के लिए संकेत। तो यहाँ पर 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दूसरा, सीखने के लिए संकेत देना होता है। तो यहाँ पर 26 का जो है दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है। कौन सी विधि दोहराव वाले अभ्यास को एक बड़ी प्रविधि मानती है। तो यहाँ पर दिया गया है व्याकरण अनुवाद विधि या समूह भाषा शिक्षण या संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण या श्रव्य भाषावाद। तो यहाँ पर 27 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या चौथा जो है श्रव्यवाद हो जाएगा, भाषावाद। चलिए अगला बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। बच्चे भाषा में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः माना जाता है। तो यहाँ पर बताना है भाषा अर्जन या भाषा सीखना या भाषा का आत्मसातीकरण या अमूर्त भाषाओं का विकास। तो यहाँ पर बच्चे मातृभाषा के विकास को सामान्यतः माना जाता है। तो क्या माना जाता है, तो यहाँ पर भाषा अर्जन माना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा 28 का फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। चलिए 29 बात करते हैं। यहाँ पर भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियाँ है। आपको बताना है नैतिकता के लिए या भाषा सीखने हेतु निवेश या दोहराव तथा उत्पादन या अपने समाज के बारे में सीखना। तो यहाँ पर 29 का सही उत्तर हो जाएगा भाषा सीखने हेतु निवेश। तो 29 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा को 5 समूहों में बांट दिया, जिसमें प्रत्येक समूह में 5 शिक्षार्थियों से तथा उन्हें घर विद्यालय सड़क भूमि तथा आकाश शब्दों से संबंधित शब्द ढूंढने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने 10-15 शब्द ढूंढ तथा अन्य समूहों के साथ साझा किए। अध्यापिका ने यहाँ शब्दावली शिक्षण के लिए कौन सी प्रविधि अपनाई थी। आपको बताना है यहाँ पर शब्द तथा वाक्यांश, थीम तथा आधारित शब्दावली या शब्दों का वर्गीकरण या नियमित शब्दावली। तो यहाँ पर जो हो जाएगा थीम आधारित शब्दावली जो है शिक्षिका ने यहाँ पर जो है वर्ग बांट कर की थी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 30 का दूसरा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।